ठीक है, अपना वीडियो रहेगा भाई जिसमें अपन ऑफिशियल जेईई मेन 2026 का पेपर डिस्कस करेंगे। 21 जनवरी सेकंड शिफ्ट शुरू के 1-2 क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने मिलेंगे। इसके बाद सारे क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश में रहेंगे। ये जिसने सॉल्व किया है वो हिंदी में सॉल्व किया था। ठीक, क्वेश्चन का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ये साइड लिखा हुआ है, राइट साइड। अ ड्रम ऑफ रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक ड्रम है जो अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है कितने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड मास m इज म्यू। एक ब्लॉक रखा है, उसका वॉल के साथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू। देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। तो ये सिस्टम में आपको ओमेगा का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए ब्लॉक स्लिप होकर नीचे ना जाए। तो सबसे पहले यहाँ अपन लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं क्लास में। इसको डेथ वेल रोटर के नाम से पढ़ाया जाता है। सर्कुलर मोशन में न्यूटन्स लॉ के पोर्शन में आपने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिस्टम गड़बड़ कर दिया है। डेथ वेल रोटर में अंदर गाड़ी चलती रहती है, इसमें ड्रम को घुमा दिया। तो कोई बात नहीं, अपन यहाँ क्या करेंगे, मोशन कंसिडर, कंसिडर मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ड्रम, विथ रिस्पेक्ट टू ड्रम। तो यहाँ ड्रम रुक जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी अपोजिट करके जोड़ देंगे। तो यहाँ ड्रम की एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, और ब्लॉक की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन तुमने कर रखा है कि जब जो ड्रम है वो रुका हुआ है और ब्लॉक घूम रहा है कितने एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से। तो इसको इसी पॉइंट पे बिना स्लिप किए मेंटेन करने के लिए आपको कितना ओमेगा का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे कि इसको स्लिप कराने वाला फोर्स कौन रहेगा। सबसे पहले इसको स्लिप कराने वाला फोर्स रहेगा नीचे लग रही हुई ग्रेविटी, और इसको यहाँ रोक के रखने वाला फोर्स कौन सा होगा, ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन जो वॉल के साथ लगेगा। ठीक, अच्छा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, mg। अब फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल। अब ये जो ड्रम है ये घूमने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है क्या, Fc इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और v का वैल्यू क्या पुट करा दो, आर ओमेगा। तो यहां से फॉर्मूला हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर से आर कैंसल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही वॉल में ब्लॉक को दबा रहा है, तो इसके अपोजिशन में लगेगा कौन सा फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या हो गया, एम आर ओमेगा इंटू स्क्वायर। ठीक, एम आर ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू जी। एन का वैल्यू पुट करा देते हैं यहाँ, एन का वैल्यू यहाँ पुट करा देते हैं। तो म्यू इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या, एम इंटू जी। एम से एम क्या हो गया, कैंसल। आपको यहाँ किसका वैल्यू कैलकुलेट करके देना था, ओमेगा का। तो म्यू और आर को अपन थ्रो ऑफ कर देते हैं नीचे। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, जी बाय म्यू इंटू आर। स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, तो ओमेगा का वैल्यू क्या, रूट ओवर जी अपॉन म्यू टाइम्स आर। ठीक, ओमेगा का वैल्यू रूट ओवर जी अपॉन म्यू टाइम्स आर। यहाँ कौन सा ऑप्शन लग गया हमारा, थर्ड ऑप्शन। कौन से क्वेश्चन का, 26 नंबर का कौन सा ऑप्शन लगा, थर्ड। ओमेगा का वैल्यू रूट ओवर जी अपॉन म्यू टाइम्स आर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हिंदी में, उसका ट्रांसलेशन साइड में लिखा है। ठीक है, ये लिखा है क्वेश्चन अपना। अ रिवर ऑफ विड्थ, एक नदी है, इसमें पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, हिंदी में बड़ा अच्छे समझ में आता है। अ रिवर ऑफ विड्थ 200 मीटर, एक रिवर है जिसकी विड्थ कितनी है, 200 मीटर, इज फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ 18 किलोमीटर पर आवर। ये फ्लो कर रही है कितने से, 18 kmph से। ठीक, अ बोट विच कैन मूव विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यहां मेंशन करना भूल गए, इन स्टिल वाटर, कंप्लीट्स अ राउंड ट्रिप अराउंड इट। एक बोट है, ये जाएगी और जाके फिर वापस भी आएगी। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, राउंड ट्रिप। ठीक, कैलकुलेट मिनिमम टाइम टू कंप्लीट वन राउंड। कैसा टाइम बोला है, मिनिमम टाइम टू कंप्लीट वन राउंड, और दूसरा ड्रिफ्ट। अब यहां पे आप कंडीशन लगाएंगे, काइनेमेटिक्स का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मिनिमम टाइम जब भी बोला तो याद रखना, बोट विल यूज ऑल ऑफ इट्स स्पीड टू क्रॉस रिवर। मतलब कि बोट अपना पूरा स्पीड लगाएगा परपेंडिकुलर टू द रिवर, ताकि वो कम से कम टाइम में रिवर को क्या कर सके, क्रॉस कर सके। और सिमिलर घटना घटेगी कहां, वापस आते समय। वापस आते समय भी बोट अपना पूरा स्ट्रेंथ किस चीज में लगाएगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर। यहां पे हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दो वेक्टर जो होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो 100% आप अपनी वेलोसिटी कैसे लगा दिए, पार करने में, तो आप पार कर जाएंगे और टाइम कैसा लगेगा, मिनिमम। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ रहा है, देखो, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, जाते समय 200 और वापस आते समय भी 200। तो ये हो गया 200 प्लस 200, और कितने स्पीड से कवर कर रहे हैं, स्पीड इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। बोट की ताकत है, बोट कितने से जा सकती है, 36 किलोमीटर पर आवर से। तो 36 किलोमीटर पर आवर को अपन मीटर में चेंज कर लेंगे, 36 इंटू 5 बाय 18, 18 1 18 2 5 2 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बोट जा सकती है। अच्छा, डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर।
स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड, आपको फाइंड करना है टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 400 इक्वल टू 10 इंटू टी। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, टाइम का वैल्यू कितना आ गया 40 सेकंड। 40 सेकंड में बोट जाएगी और जाके वापस भी आ जाएगी। तो अब देखो यहाँ सबसे ज्यादा मेजोरिटी आंसर उसी का था 40 सेकंड। अब इस दौरान एक घटना और घटेगी कि बोट अपनी पूरी ताकत लगा रही थी नदी को पार करने में, 36 किलोमीटर पर आवर। इस पूरे मोशन के दौरान रिवर की स्पीड थी वी रिवर 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये पूरे मोशन के ड्यूरेशन में बोट गई और बोट जाके वापस आई, तो ये पूरे पूरे मोशन के ड्यूरेशन में जो रिवर रहेगी वो बोट को किधर फ्लो कराती रहेगी, राइट डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से। नाव जा सीधी रही है कौन से, किस वेलोसिटी के कारण, वी बोट के कारण, 36 किलोमीटर पर आवर। और नाव इधर जा रही है किसके कारण, रिवर के कारण। ठीक, तो जाते समय इतना डिस्टेंस कवर हुआ। अब आते समय आना सीधा था, लेकिन आते समय भी नाव को बोट क्या करा देगी, नाव को रिवर क्या करा देगी, फ्लो करा देगी किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अच्छा, कितने समय तक मोशन कराएगी, कितने समय तक मोशन हुआ ये, 40 सेकंड। तो ड्यूरिंग इंटायर 40 सेकंड रिवर इसको किधर बहाती रही, हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इन एक्स डायरेक्शन इंटू टाइम। स्पीड इन एक्स डायरेक्शन कितना, 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 18 इंटू 5 बाय 18, 18 से 18 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कितना आया 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड से बोट फ्लो कर रही है और कितने सेकंड तक चलेगी, 40 सेकंड तक। तो 5 इंटू 40 कितना आ गया, 200 मीटर। मतलब कि बोट 40 सेकंड तक पानी में थी, जाते समय 20 सेकंड, वापस आते समय 20 सेकंड। और इस ड्यूरेशन में जो बोट है उसको आगे ड्रिफ्ट करा दिया गया रिवर के द्वारा, कितना मीटर, 200 मीटर। तो यहां से कौन सा ऑप्शन लग गया भाई, 27 का सेकंड, 27 का 2। यहाँ क्या मोशन लग रहा है, मोशन इन 2 डायमेंशन। हमने ये देखा कि दोनों मोशन एक दूसरे के क्या होते हैं, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। वाई का मोशन सिर्फ वाई पे डिपेंड करेगा, एक्स का मोशन सिर्फ एक्स की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। वाई बोट के पास था, एक्स रिवर के पास था। ठीक, यहाँ से अब क्वेश्चन अंग्रेजी में आ चुके हैं और अच्छा लग रहा है और लिखना नहीं पड़ेगा। तो अब यहां से सॉल्व करना आगे चालू करते हैं। ठीक है, 2 कार्स ए एंड बी ईच ऑफ मास 10 पावर 3 kg, 1000 kg की 10 पावर 3 kg की 2 कारें हैं, आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स, पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही है, रेस लगा रही है समझ लो। ये भी कार हो गई कितने की, 10 पावर 3 kg की। एक कार का नाम क्या है ए और एक कार का नाम क्या है बी, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। इन दोनों के बीच पैरेलल सेपरेशन कितना है, 10 मीटर। इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड VA equal to 72 किलोमीटर पर आवर एंड VB equal to 36 किलोमीटर पर आवर। दोनों को अपन मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 5 बाय 18, 18 1 जा 18, 4 जा 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड, और इंटू यहाँ भी क्या 5 बाय 18, 18 1 जा 18, 2 जा, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी। आपको बताना है कार ए का एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू कार बी। तो इसके लिए कार बी को सबसे पहले हम लोग को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी विथ रिस्पेक्ट टू बोले तो जिस रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं, यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा किस पे रहेगा, रेस्ट पे। ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट, ये कंडीशन लगा देना। जिसके भी रिस्पेक्ट में देखेंगे वो हमेशा किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे। अब जैसे ही ये रेस्ट पे आएगा तो देखो वीए की स्पीड आगे, वीबी की स्पीड आगे की डायरेक्शन में कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसको रोकने के लिए इसकी वेलोसिटी को उल्टा करेंगे और इसी में जोड़ देंगे। तो वीबी का वैल्यू कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। ये कार यहाँ पे हो गई स्टॉप। ठीक, वीबी रुक गया। वीए में भी इसकी वेलोसिटी को जोड़ा जाएगा उल्टा करके। तो वीए की खुद की वेलोसिटी थी 20, और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ क्या वैल्यू लिखाएगी, देखो वी आगे की डायरेक्शन में, वी बी पीछे के डायरेक्शन में। तो वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का जो वैल्यू लिखाया वो लिखाया वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी क्या हो गया, 20 माइनस 10, मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, यहां से आ गई हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। दोनों के बीच सेपरेशन पता है, मतलब कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ए का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है, ए और बी के बीच में जो सेपरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, आर। आर का वैल्यू कितना है, 10 मीटर। वी ए बी इक्वल टू क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और कार ए का मास कितना है, एम ए इक्वल टू 10 पावर 3 kg। तो यहां से एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लगा लोगे, पॉइंट मास कंसीडर कर लेंगे कार ए को। तो एम वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इंटू आर इंटू साइन, कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच, 90। एम का वैल्यू 10 पावर 3, वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का वैल्यू 10, आर का वैल्यू 10, साइन 90 का वैल्यू 1। तो 10 पावर 3 इंटू 10, 10 पावर 4, 10 पावर 4 इंटू 10, 10 पावर 5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आ गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी, 10 पावर 5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहाँ कॉन्सेप्ट याद रखना,
कि जो ऑब्जर्वर रहेगा हमेशा किस पे रहेगा, रेस्ट पे। ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाने के लिए उसकी वेलोसिटी उसमें और जितने भी और ऑब्जेक्ट्स है उसमें उल्टा करके क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो वीबी को रिवर्स किए, वीबी में जोड़ दिए, वीबी को रिवर्स किए और वीए में भी जोड़ दिए, ठीक। तो वीबी माइनस वीबी, वीबी रेस्ट पे आ गया, वीए का वेलोसिटी कितना हो गया 10, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 10, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस था 10, एंगल था 90, एल का वैल्यू एम वी आर साइन 90, ठीक। आगे भागते हैं, ये अपना अगला क्वेश्चन है भाई, फ्लूइड पे है, होपफुली वाला समझ में आ गया होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन लगा भाई, इसमें भी ऑप्शन मैच करा देते हैं, बी 28 का ऑप्शन लगा 3। आगे भागते हैं, 3 है ना, 10 परफेक्ट। सरफेस टेंशन ऑफ टू लिक्विड्स हैविंग सेम डेंसिटी, दो लिक्विड हैं जिनकी डेंसिटी क्या है, सेम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2, हैव सरफेस टेंशन T1 एंड T2, T1 और T2 को मेजर किया गया, आर मेजर्ड यूजिंग कैपिलरी राइज मेथड यूटिलाइजिंग टू ट्यूब्स ऑफ इनर रेडियाई R1 एंड R2 वेयर R1 इज ग्रेटर देन R2। तो दो ट्यूब्स का यूज किया गया इस एक्सपेरिमेंट में, एक का रेडियस था क्या R1 और एक का रेडियस था क्या R2, दो ट्यूब्स थी, सिलेंड्रिकल ट्यूब्स रही होंगी, एक का रेडियस R1 एक का रेडियस R2 और R1 क्या है, ग्रेटर देन R2। द मेजर्ड लिक्विड हाइट्स इन दीस ट्यूब्स आर H1 एंड H2, इस ट्यूब में लेट से हाइट रही होगी H1, इस ट्यूब में हाइट रही होगी H2, अभी कंपेयर नहीं किए, ठीक है। आगे, इग्नोर द वेट ऑफ लिक्विड अबाउट लोवेस्ट पॉइंट ऑफ मिनिस्कस, द हाइट 1 हाइट 2 एंड सरफेस टेंशन सेटिस्फाई द रिलेशन। तो यहाँ पे अपन लोग याद करके रखे थे, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज का फॉर्मूला अपन याद करके रखे थे 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो इंटू जी, क्या लिए क्या याद करके रखे थे, 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो वेट ऑफ लिक्विड अबाउट लोएस्ट पॉइंट ऑफ मिनिस्कस को अपने को इग्नोर करना है, मतलब कि जो मेनिस्कस का जो कर्व बन रहा है उसके ऊपर का जो लिक्विड है उसका वेट को हम लोग इग्नोर करने बोल रहा है। तो एंगल को अपन 0 मान लेते हैं दोनों केस में, ठीक है, तो कंपेयर करना आसान हो जाएगा। H1 इक्वल टू 2t अपॉन r रो जी। अब देख, डेंसिटी दोनों के लिए सेम थी, जी दोनों के लिए सेम है, 2 एक नंबर है, तो यहाँ जो हाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेंशन बाय रेडियस के, ठीक है। हाइट है जो प्रोपोर्शनल है किसके, टेंशन बाय रेडियस के, ये बात हो गई क्लियर। अब यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करें कि R1 का वैल्यू R2 से क्या है, ज्यादा है, R1 इज ग्रेटर देन R2। तो R1 अगर ज्यादा है तो उसकी हाइट क्या होनी चाहिए थी, कम, हाइट क्या होनी चाहिए थी। चल एक केस और मानते हैं, फॉर इसमें 3 केस दिए हुए हैं जिसमें सरफेस टेंशन सेम है। इफ T1 इक्वल टू T2, इफ T1 इक्वल टू T2, सरफेस टेंशन दोनों का अपन सेम कर देते हैं क्योंकि इंक्रीजिंग वाले में कंपेयर करने का कोई तरीका नहीं बचेगा। तो अगर टेंशन दोनों का सेम कर देते हैं तो हाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, रेडियस के, और रेडियस किसका ज्यादा है, 1 का, तो हाइट किसमें कम आएगी, 1 में। H2 ग्रेटर देन H1 इफ R1 ग्रेटर देन R2 एंड T1 इक्वल टू T2, मैच करते हैं, ऐसा ऑप्शन है क्या, R1 ग्रेटर देन R2, ये तो कंडीशन थी क्वेश्चन की, T1 इक्वल टू T2, T1 इक्वल टू T2, ये कंडीशन दी गई है और मैक्सिमम मेजॉरिटी में यही कंडीशन है यूज की है। और बोला है H2 इज ग्रेटर देन H1, यानी एक ऑप्शन है जिसमें दिया है H2 ग्रेटर देन H1, तो मोस्ट प्रोबेबली अपन कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे यहाँ 29 में बी, यानी कि 2। इसको और डिटेल करने के लिए ना हम लोग को और डेटा की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। अच्छा, ए ऑप्शन को भी चेक करना सेफ रहेगा, एक बार ए ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। अगर T2 ग्रेटर देन क्या होता, T1, T2 ग्रेटर देन T1 तो क्या होता, H का वैल्यू क्या होता है, कुछ कांस्टेंट लगा लेते हैं, सम कांस्टेंट H1 का वैल्यू कुछ सम कांस्टेंट T1 बाय R1, H2 का वैल्यू सम कांस्टेंट T2 बाय R2। अपने क्वेश्चन में बताया गया था कि R1 का वैल्यू R2 से क्या है, ज्यादा है, ठीक है, R1 का वैल्यू R2 से क्या है, ज्यादा है। तो R1 का अगर वैल्यू ज्यादा है और T1 का वैल्यू कम है तो H1 का वैल्यू वेरी लो होगा, और R2 का वैल्यू क्या है, कम, R2 का वैल्यू कम है और T2 का वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू हाई होगा। तो इस केस में H2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, H1 से ज्यादा। अगर T2 ग्रेटर देन T1 है तो H2 ग्रेटर देन H1 होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था वही सही था कि अगर T1 इक्वल टू T2 है तो H2 ग्रेटर देन क्या है, H1। बाकी ये वाले कंडीशन में भी H2 ग्रेटर देन H1 ही आया, ठीक है। तो अपन कौन सा ऑप्शन लेके चलेंगे, मोस्ट वायबल ऑप्शन, ऑप्शन 2, ठीक। आगे भागते हैं। ये यार स्ट्रेट ना अपने को याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्लास में अपन बहुत बार किए हैं, ठीक है। तो ठीक, ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार क्लास में कर चुके हैं। बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है ई और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आर, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर। इसको जोड़ा गया किस पे, क्या रेजिस्टेंस कैपिटल आर से। द पावर कंजप्शन इन कैपिटल आर विल बी मैक्सिमम व्हेन, यहाँ पावर कंजप्शन आप याद रखें, पावर कंजप्शन
इज मैक्स व्हेन कैपिटल आर इक्वल टू क्या होता है स्मॉल आर। कैपिटल आर और स्मॉल आर अगर बराबर होते हैं तो पावर कंजप्शन क्या होता है मैक्सिमम। ये थ्योरी टॉपिक है अपन 30 का, ये कौन सा ऑप्शन लगेगा 4। इसमें मैक्सिमम मिनिमम का एप्लीकेशन रहता है। करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा ईएमएफ अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। पावर का वैल्यू क्या लिखोगे, पावर डिसिपेटेड किसमें कैपिटल आर में, तो आई स्क्वायर कैपिटल आर, आई का वैल्यू ई बाय कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का क्या स्क्वायर इंटू कैपिटल आर इक्वल टू आया पावर। तो यहाँ पावर का वैल्यू आपने क्या लिखा, पावर का वैल्यू लिखा ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। अच्छा ई पे भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे डीपी बाई डी आर, डिफरेंशिएशन ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करोगे और इसको जीरो पुट कराओगे और फाइंड वैल्यू ऑफ आर। ये किसके लिए, फॉर मैक्सिमम। फॉर मैक्सिमम मिनिमम दोनों होता है लेकिन यहाँ मैक्सिमम निकल के आता है। ठीक है, पावर मैक्सिमम के लिए कर ही देते हैं यार, क्यों छोड़े अब इसको भी। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा डीपी बाई डी आर इक्वल टू ई स्क्वायर। पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं डी आर बाय डी आर इंटू लिख लेते हैं आर प्लस कैपिटल आर पावर -2। इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, ये हो गया हमारा टर्म। तो ई स्क्वायर फर्स्ट डिफरेंशिएशन, इसको कॉमन आर प्लस कैपिटल आर पावर -2 इंटू डी आर बाय डी आर प्लस आर को बाहर कर देते हैं डी बाय डी आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर पावर -2। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा ई स्क्वायर 1 अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर इंटू -2 सामने आ जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर पावर -2 -1 इंटू डी बाय डी आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। स्मॉल आर कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, कैपिटल आर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या बचा डीपी बाय डी आर इक्वल टू ई स्क्वायर 1 अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर -2r डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर पावर 3 इंटू ये हो गया 1, इधर एक इधर आ जाएगा। तो ई स्क्वायर एलसीएम में क्या बनेगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का क्यूब स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर -2r डीपी बाय डी आर। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको 0 पुट कराओगे तो ई स्क्वायर आर प्लस आर का क्यूब, ये तो हट जाएगा, ये हट गया, नीचे वाला टर्म हट गया, तो क्या बचा आर माइनस आर इक्वल टू 0। ये इधर गया, ये भी हट गया, तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या कैपिटल आर। ये याद रख के चलना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस के लिए कि जब भी अब देखने मिले कि इस टाइप का सर्किट है, पावर को मैक्सिमाइज करना है, तो स्मॉल आर को किसके बराबर कर देना कैपिटल आर। कौन सा ऑप्शन लगा 30 का 4। ठीक, यार ये पेपर में ना बहुत ऐसे क्वेश्चन है जिनको ना तुम याद करके रखते ना तो बहुत काम आ जाते हैं क्वेश्चन तुम्हारे। थ्योरी में पढ़े हैं सब क्वेश्चन अपन, ठीक है। टू नॉन रेजिस्टेंस आर एंड 2r, दो नॉन रेजिस्टेंस है, एक का रेजिस्टेंस क्या है r और एक का रेजिस्टेंस क्या है 2r एंड वन अननोन रेजिस्टेंस, एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसका नाम क्या है x, आर कनेक्टेड इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर। ठीक, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड a एंड b, पॉइंट a एंड पॉइंट b इन द सर्किट इज x ओम, इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है x, r a b का वैल्यू कितना है x, तो आपको ये बताना है कि x का वैल्यू क्या है। ओ माय गॉड अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। 2r और r का सीरीज वैल्यू हो जाएगा 2r प्लस x, और नीचे क्या लगा हुआ है r, ये हो गया a, ये हो गया b, तो अब ये दोनों पैरेलल में है, तो r नेट का वैल्यू क्या 2r प्लस x इंटू r अपॉन 2r प्लस x प्लस r। क्या फॉर्मूला यूज किया r नेट इक्वल टू r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, और r नेट का वैल्यू किसके बराबर था x, तो इसको सॉल्व कर दिए देंगे बस। तो 2r स्क्वायर प्लस एक्स आर इक्वल टू, ये इधर चले जाएगा x इंटू ये हो जाएगा 2r प्लस r 3r प्लस x, तो 2r स्क्वायर प्लस एक्स आर इक्वल टू 3xr प्लस x का स्क्वायर। ये टर्म को इधर ले लेते हैं, ये टर्म को भी इधर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 2xr प्लस 2r स्क्वायर, प्लस नहीं इधर माइनस हो जाएगा, ये आएगा तो 3xr माइनस xr 2xr माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखे 0। यहाँ सॉल्व किसके लिए करना है हमको x के लिए, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यहाँ a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू x के साथ जो टर्म है, तो x के साथ जो टर्म है उसका वैल्यू क्या हो गया 2r, और c का वैल्यू क्या है -2r स्क्वायर। तीनों वैल्यूज पुट करा दो, आंसर रेडी हो जाएगा। x इक्वल टू -2r प्लस माइनस रूट ओवर 2r का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -2r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू हो गया 1, तो x का वैल्यू आया -2r प्लस माइनस रूट ओवर 4r स्क्वायर प्लस 4 2 जा
8r² डिवाइडेड बाई 2। एक्स का वैल्यू क्या आया -2r प्लस माइनस √12r²। r बाहर हो जाएगा 12/2। x इक्वल टू -2r प्लस माइनस ये हो गया 2√3। 4 इंटू 3 लिखते, 4 का 2 बाहर आ गया ऐसे। 12 को क्या लिख सकते थे 4 इंटू 3, 2 बाहर आ गया तो इसको क्या लिख दिया 2√3 r बाय 2। 2 से 2 कैंसिल। x का वैल्यू क्या आया -r प्लस माइनस √3r। नेगेटिव लेंगे नहीं, पॉजिटिव ही लेंगे। तो x का वैल्यू क्या लेंगे -r प्लस √3r। r को कॉमन कर लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आया r इंटू -1 प्लस √3। तो x का वैल्यू क्या आया r इंटू √3 -1। कौन सा ऑप्शन लगा 1, 31 का फर्स्ट। ठीक, आगे भागते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन दे दिया है। यहाँ 3 क्वांटिटीज दी है 52.01, 153.2 और 0.123। तीनों को आपको बताना है सम करके, तो जोड़ दो भाई। 3 2 ये हो गया 5, 5 5 0 ये हो गया 205.213 नंबर एग्जैक्टली ये आएगा, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना होता है तो हम लोग ये याद रखेंगे कि उस नंबर के साथ आंसर देते हैं जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे 1, तो इसका आंसर क्या देंगे 205.3। ठीक, कौन सा ऑप्शन लगा भाई 1। आंसर इज सिमिलर टू लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, 205.3। आगे भागते हैं। वाओ, कितना सुंदर क्वेश्चन है। ठीक, 33 इसको सॉल्व करेंगे। द पुली शोन इन द फिगर इज मेड यूजिंग अ थिन रिम एंड 2 rods ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द रिम। इसमें 2 रॉड लगाई गई है, एक ऐसे और एक ऐसे, एक्समैन। द रिम एंड ईच रॉड हैव मास m। रिम का भी मास m है, जो बाहर चक्का लगा है उसका मास भी m है, एक रॉड का मास भी क्या है m। 2 blocks of mass capital M and small m are attached to 2 blocks of एक्समैन यार बेन 10 की घड़ी जैसा दिख रहा है। हाँ, 2 blocks of mass, एक कैपिटल M और एक small m are attached to ends of a light string passing over a pulley। ये पुली के ऊपर से तार जा रही है। which is hinged to rotate freely in vertical plane about its center। ये सिस्टम है, ये सेंटर के अबाउट घूम सकता है। the magnitude of acceleration experienced by the blocks is। आपको बताना है कि ये ब्लॉक सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा। तो बड़ा ब्लॉक ज्यादा भारी है मान लेते हैं, तो ये बड़ा ब्लॉक नीचे जा रहा होगा, छोटा ब्लॉक कहाँ जा रहा होगा ऊपर। ठीक, अच्छा यहाँ याद रखें, जैसे यहाँ अपना पुली हैवी हो जाता है तो यहाँ पे टेंशन दोनों साइड क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा भाई, टेंशन 1 और टेंशन 2। ये मान के चल रहा हूं मैं कि कैपिटल M का वैल्यू जो है वो स्मॉल m से क्या है ज्यादा। ठीक है, और ये ब्लॉक का मास ये सब के जैसा एक जैसा सिमिलर मास है। ठीक है, ठीक, सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 3 इक्वेशंस तो फंडामेंटली लिखाई जाएंगी। सबसे पहली इक्वेशन, यहाँ लगा कैपिटल mg, ऊपर लगा T1, जा रहा है नीचे, तो पहली इक्वेशन लगी क्या चलाने वाला फोर्स कैपिटल mg, रोकने वाला फोर्स T1 इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 जो इस पुली के लिखाई। ठीक, उसके बाद ये ब्लॉक के लिखते हैं। ये ब्लॉक में नीचे फोर्स लग रहा है क्या स्मॉल mg, ऊपर लग रहा है T2 और जा कहाँ रहा है ऊपर, तो T2 माइनस स्मॉल mg इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशन तो बहुत बेसिक है, न्यूटन लॉ से हर कोई लिख सकता था। दूसरी इक्वेशन ना, जो थर्ड इक्वेशन है, ये थोड़ी ट्रिकी रहेगी। इसके लिए हम लोग पुली को पकड़ेंगे, पुली को पकड़ेंगे। पुली को देखो, इधर से कौन घुमा रहा है T1 और इधर से कौन घुमा रहा है T2। तो इस T1 का टॉर्क इधर लगेगा जबकि T2 का टॉर्क इधर लगेगा। T1 क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो इसका टॉर्क पॉजिटिव मान लेते हैं, T2 एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो इसका टॉर्क नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ नेट टॉर्क लिखेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखते थे तुम R क्रॉस F, तो आर एफ साइन थीटा। यहाँ पे देखो जो टॉर्क है वो चक्के के टेंजेंट के अलॉन्ग लग रहा है, तो रेडियस और फोर्स के बीच में एंगल दोनों ही साइड कितना डिग्री है, टेंजेंट के अलॉन्ग लग रहा है फोर्स, तो रेडियस और फोर्स के बीच में कितना है दोनों बार 90 डिग्री। तो सीधे आर एफ लिखूंगा, आश्चर्यचकित नहीं होना, साइन 90 का वैल्यू 1, तो टाउ नेट का वैल्यू आएगा आर एफ। ठीक, तो एक टॉर्क हम लोग को इधर घुमा रहा है टॉर्क 1 और एक टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो माइनस टॉर्क 2। टॉर्क 1 का वैल्यू क्या लिखोगे T1 इंटू रेडियस ऑफ द रिम माइनस T2 इंटू रेडियस ऑफ द रिम। तो नेट टॉर्क का वैल्यू क्या हो गया R इंटू T1 माइनस T2। ये एक बेसिक इक्वेशन थर्ड वाली लिखा गई।
अब एक चैलेंज लास्ट बच गया, इस जो चक्का है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देना। 2 रॉड लगी है, घूम सेंटर के अबाउट रहा है, तो 2 रॉड है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, रॉड अबाउट सेंटर। आई रॉड सेंटर के अबाउट अपन रट्टा मार के रखे, एम रॉड का रॉड की लेंथ कितनी रही होगी देखो, डायमीटर के बराबर। डायमीटर कितना है, नहीं दिया, डायमीटर नहीं दिया है तो आर मान लेते हैं रेडियस को, तो एम इंटू लेंथ का वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स रेडियस। ठीक, तो एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 होता है फॉर्मूला रॉड का सेंटर के अबाउट। ठीक, तो ऐसी कितनी रॉड्स है, 2, तो आई रॉड सिस्टम, रॉड सिस्टम का कितना आ गया 2 आई रॉड सेंटर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। ठीक, अब रॉड सिस्टम को छोड़ के टोटल आई टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई रॉड सिस्टम प्लस आई रिम। रॉड सिस्टम का कितना है एम एल स्क्वायर बाय 6, रिम का कितना हो जाएगा एम इंटू आर का स्क्वायर, और एल का वैल्यू कितना था 2r, तो m इंटू 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा भाई आई टोटल का वैल्यू 4mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस एम आर स्क्वायर, 2 2 जा 2 3 जा, तो ये कितना हो गया 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, 3 ऊपर गया तो 2 + 3 5mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, आ गया आई टोटल का वैल्यू। ठीक, किसका वैल्यू आई टोटल इक्वल टू 5mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, और टाउ नेट का वैल्यू आपने क्या लिखा था, क्या लिखा था, ये निकाल के रखे थे r इंटू टी वन माइनस टी टू, भयंकर भाई, r इंटू टी वन माइनस टी टू, बहुत लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये आई थी, इसका नाम ए रख लेते हैं, टाउ इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला होता है आई इंटू एल्फा। ठीक, तो एक फॉर्मूला ये टाउ नेट इक्वल टू ये बी, ए को किसके बराबर कर दिए बी के, तो r इंटू टी वन माइनस टी टू इक्वल टू आई इंटू एल्फा, दोनों ही टॉर्क थे, आई का वैल्यू 5/3 एम आर स्क्वायर, सही निकाले ना भाई, एक बार चेक कर लेते हैं, बहुत लंबा था क्योंकि एम एल स्क्वायर बाय 12, 2 से मल्टीप्लाई किया एम एल स्क्वायर बाय 6। एग्जाम में तुम भी ये करो भाई, एक्यूरेसी में देख रहा हूँ सब लोग भी बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं यार, तो एक्यूरेसी पे काम करो, कम क्वेश्चन बनाओ, 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कम बनाओ, कोई टेंशन नहीं है दोस्त, लेकिन जो बनाओ एक्यूरेट बनाओ, चेक करते हुए बनाओ, क्लीन वर्क करो अपने एग्जाम में। ठीक है, एम एल स्क्वायर बाय 6, अच्छे इंजीनियर बनोगे ऐसे में, एल का वैल्यू 2r, तो एम इंटू एल का वैल्यू 2r का होल स्क्वायर बाय 6, तो ये हो गया 4 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, 3 ऊपर गया तो 2 + 3 5 एम आर स्क्वायर। ठीक, बराबर अपना डेटा पूरा, तो r इंटू टी वन माइनस टी टू इक्वल टू 5/3 एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा, एक आर से एक आर क्या हो गया कैंसिल, तो टी वन माइनस टी टू का जो वैल्यू आया वो आया 5/3 एम आर इंटू एल्फा। अब ये आर इंटू एल्फा चिंटू क्या होता था याद कर, आर इंटू एल्फा होता था एक्सेलरेशन, इसको उठा के यहाँ पुट करा दिए, तो टी वन माइनस टी टू इक्वल टू 5/3 टाइम्स मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आई जो पुली इक्वेशंस के साथ सॉल्व होगी। पुली इक्वेशंस क्या क्या लिख के रखे थे, टी टू माइनस स्मॉल एम जी इक्वल टू एम ए, फिर से लिखना पड़ेगा टी टू माइनस स्मॉल एम जी इक्वल टू एम ए, और इधर इक्वेशन लिखे थे कैपिटल एम जी माइनस टी वन इक्वल टू कैपिटल एम ए, कैपिटल एम जी माइनस टी वन इक्वल टू कैपिटल एम ए के लिए सॉल्व करना है, तो यहां से हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं तो सिमिलर टर्म यहां बन जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा ये टी टू माइनस टी वन प्लस कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी इक्वल टू स्मॉल एम ए प्लस कैपिटल एम ए। ठीक, इसको इस साइड ले जाते हैं, ये वाले सारे टर्म इधर ले आते हैं, तो कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी माइनस स्मॉल एम ए माइनस कैपिटल एम ए इक्वल टू क्या आया टी वन माइनस टी टू। ये हमारी इक्वेशन x और ये हमारी इक्वेशन y, दोनों में क्या बना टी वन माइनस टी टू, टी वन माइनस टी टू, दोनों को भाई बराबर कर देते हैं, तो 5/3 कैपिटल m इंटू ए इक्वल टू कैपिटल एम जी, बहुत संभल करना पड़ रहा है यार, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी माइनस स्मॉल एम ए माइनस कैपिटल एम ए। ठीक, ए के लिए सॉल्व करना है तो ए वाले सारे टर्म उधर भेज देते हैं, तो 5/3 कैपिटल एम ए प्लस कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए इक्वल टू कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी, 3 को एलसीएम दे दो तो क्या हो जाएगा 5ma प्लस 3ma/3 प्लस एम ए इक्वल टू जी कॉमन कर दो, क्या बचा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, तो यहाँ वैल्यू आया 8/3 कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। ए को हमने कर दिया कॉमन, यहाँ बचा 8/3 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम।
तो ए का वैल्यू आया जी इंटू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 8/3 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। आ गया चिंटू आंसर, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाय 8/3 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। भाई आराम आराम से सॉल्व करो, चेक कर करके सॉल्व करो, मतलब कम क्वेश्चन बनाओ एग्जाम में लेकिन सही बनाओ, ठीक है। कौन सा ऑप्शन लग गया अपना, ये 33 का 2। और एग्जाम में तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट पता नहीं भाई, तुम्हारी स्पीड अच्छी तो कर सकते थे, बाकी रेकमेंडेड नहीं रहेगा क्योंकि समय ज्यादा ले रहा है। इतने समय में 2-3 दूसरे क्वेश्चन करके आ जाते हैं, ठीक है। आगे भागते हैं, चलो होपफुली समझ में आया होगा ये भी। An infinitely long straight wire carrying current I is bent into a planar shape as shown in the diagram। एक वायर है अपने पास, वायर सिस्टम है, इसको ऐसे बेंड किया है। ये टाइप के क्वेश्चन तो भयंकर लगाए हैं भाई हम लोग। as shown in the diagram the radius of circular part is r, radius of circular part is r, the magnetic field at center O of the loop is, यहां से करंट आ रहा है I, इधर घूमा और इधर से एग्जिट हो गया। आपको बताना है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। इसमें बोर्ड के आउटसाइड जो एक्सेस आया है उधर ही फील्ड रहनी है, तो उसी को बस मैं बाहर लिख रहा हूं। बाहर की डायरेक्शन में जो एक्सेस आया है वो है एक्स, और उसके लिए सिंबल यूज करने बोला है आई कैप, ठीक। तो यहां सबसे पहले जो अपना स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर 2KI/d। ये फॉर्मूला 2 के अपन याद किए थे, 2KI/d, ठीक। तो 2k का वैल्यू क्या लिख लिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई, k का वैल्यू लिख लिए म्यू नॉट बाय 4 पाई i, और कितने डिस्टेंस पे निकालना है, रेडियस r इंटू आई, ठीक। और कितने बार i लिखेगा यार, 2 म्यू नॉट i बाय 4 पाई r किस एक्सिस में आएगा, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, स्ट्रेट वायर है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन के लिए प्लस आई कैप, इसको ग्रीन से कर देते हैं, डायरेक्शन क्या प्लस आई कैप, ठीक। ये हो गया स्ट्रेट वायर कारण। ड्यू टू रिंग, रिंग के कारण क्या फॉर्मूला याद किए थे, म्यू नॉट आई बाय 2 टाइम्स रेडियस, तो म्यू नॉट आई बाय 2 टाइम्स रेडियस। इस बार मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल यूज करेंगे, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। करंट साथ फिंगर्स घूमेंगे राइट हैंड की, थंब की डायरेक्शन क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड जो कि कहां जा रहा है, बोर्ड के इनसाइड, तो म्यू नॉट आई बाय 2r माइनस आई कैप, ठीक। नेट फील्ड के लिए दोनों को प्लस कर देंगे, b1 प्लस b1 का वैल्यू क्या है, ये इसको कैंसिल करा देते हैं, 2 1 2 2 म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r आई कैप, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r अलोंग पॉजिटिव आई कैप, प्लस म्यू नॉट आई बाय 2r अलोंग माइनस आई कैप, ठीक। तो अपन यहाँ आई कैप को कॉमन कर देते हैं, म्यू नॉट आई बाय 2r को कॉमन कर देते हैं, म्यू नॉट आई बाय 2r कॉमन हो गया, म्यू नॉट आई 2r, म्यू नॉट आई 2r, ठीक। यहाँ क्या बचा, 1 बाय पाई, और ब्रैकेट के बाहर आई कैप दोनों में है, तो आई कैप को भी कॉमन कर दिए। इसके सामने नेगेटिव साइन लगा देते हैं क्योंकि ये बोर्ड के बाहर था, ये बोर्ड के अंदर था, यहाँ सिर्फ 1 बचा। तो क्या आंसर आया आपका नेट फील्ड का, म्यू नॉट आई बाय 2r 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय पाई आई कैप। डायरेक्शन को ग्रीन से लिख देते हैं, ठीक। माइनस साइन कॉमन कर देते हैं, तो बी नेट का वैल्यू आ जाएगा माइनस म्यू नॉट आई बाय 2r पाई, पाई माइनस 1 आई कैप, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r, पाई माइनस 1 आई कैप, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r, पाई माइनस 1 आई कैप। कौन सा ऑप्शन लग गया भाई, 34 का थर्ड, ठीक। आगे जाते हैं। A spherical body of radius r, density sigma, एक spherical body है, टर्मिनल वेलोसिटी क्वेश्चन होगा। spherical body of radius r, density sigma, हाँ, falls freely through a viscous liquid having density rho, falls freely through a viscous liquid having density rho, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो, एंड विस्कोसिटी ईटा, और विस्कोसिटी इसकी कितनी है, ईटा, अटेन्स अ टर्मिनल वेलोसिटी, ये हो गई विस्कोसिटी, ये है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी v नॉट, एस्टिमेटेड मैक्सिमम एरर इन क्वांटिटी ईटा, इसमें अपने को बताना है मैक्सिमम एरर, इग्नोर एरर्स एसोसिएटेड विथ सिग्मा रो एंड जी, सिग्मा रो और जी से एरर जो एसोसिएशन है इसको हम लोग को मेजर नहीं करना है। 3 चीज किसके टर्म्स में बताना है, वी नॉट और आर के टर्म्स में, यानी क्या बताना है, मैक्सिमम एरर इन विस्कोसिटी इन टर्म्स ऑफ आर एंड वी नॉट, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। वी नॉट का वैल्यू अपन याद किए थे 2/9 r² g/ईटा
सिग्मा माइनस रो। ये फॉर्मूला याद रखना टर्मिनल वेलोसिटी का, कैसे गाने जैसे याद करो, 2/9 आर स्क्वायर जी बटा ईटा सिग्मा माइनस रो। ठीक, तो यहाँ पे अपने को इग्नोरेंट टर्म कौन से है हमारे लिए जो एरर कॉज नहीं करेंगे, 2/9 काम का नहीं है, जी काम का नहीं है, सिग्मा और रो दोनों काम के नहीं है। तो यहाँ अपने को एरर मेजर करना था ईटा में, तो ईटा को इस साइड ले आते हैं। ईटा इक्वल टू क्या बचा, 2/9 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी नॉट इंटू जी इंटू सिग्मा माइनस रो। अब इसमें इग्नोर्ड टर्म कौन से हैं, ये इग्नोर्ड टर्म्स है, तो ये इग्नोर्ड टर्म्स है तो इनको हटा देते हैं। तो ईटा जो है वो हमारा प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर बाय वी नॉट के। तो एरर इन ईटा का यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, आप याद करो ये कौन सा फॉर्मेट का एरर है, सम क्वांटिटी x इज इक्वल टू l पावर p इंटू m पावर q। तो ऐसी क्वांटिटी में एरर अपन लोग लिखते हैं, एरर इक्वल टू प्लस माइनस p टाइम्स, जो पावर है वो कहाँ आ जाती है सामने, p टाइम्स डेल्टा l बाय l प्लस मैक्सिमम एरर देना है तो q टाइम्स डेल्टा m बाय m। और ये q का भी पावर नहीं लेते, ये दोनों को नंबर्स को मॉड में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ईटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ईटा प्रोपोर्शनल r पावर 2 इंटू वी नॉट पावर -1। तो इसमें जो एरर आएगा मैक्स पॉसिबल एरर, इसमें पावर वाला फॉर्मेट लग रहा है, तो ये 2 कहाँ जाएगा सामने, 2 टाइम्स डेल्टा r बाय r। और यहाँ पावर में जो साइन है उसको हम लोग याद रखना कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि मैक्सिमम एरर देना है। तो 1 डेल्टा वी नॉट बाय वी नॉट, ये वैल्यू आएगा कौन सा, 2 डेल्टा r बाय r प्लस डेल्टा वी नॉट बाय वी नॉट। 35 का अपना लगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक ठीक, आगे और सॉल्व करेंगे भाई, ठीक आगे सॉल्व करेंगे भाई। The RMS speed of oxygen molecules at 47 degree Celsius, VRMS oxygen at 47 degree Celsius कितने पे, 47 degree Celsius is equal to that of hydrogen molecules is equal to VRMS that of hydrogen molecules kept at dash degree Celsius। यहाँ x डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। ठीक, इसको अपन ना चेंज कर लेते हैं केल्विन में। 47 273 प्लस 47 दिस इज 320 केल्विन, और यहाँ x प्लस 273 ये हो गया केल्विन। ठीक, वीआरएमएस का फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं, वीआरएमएस ऑफ गैस √3RT बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। ठीक, √3R टेम्परेचर, यहाँ पे पहले वाले ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, 320 अपॉन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 32 इक्वल टू √3R, यहाँ पे T का वैल्यू अपन निकाले क्या, x प्लस 273 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास होता है 2, 3R से 3R क्या हो गया कैंसल, 320 से 32 से 320 क्या हो गया कैंसल, कितने बार में 10 बार में, तो क्या बचा √10 इक्वल टू x प्लस 273 डिवाइडेड बाय 2, दोनों साइड रूट रिमूव कर देते हैं तो 10 इक्वल टू x प्लस 273 डिवाइडेड बाय 2, 2 ये साइड गया तो 20 इक्वल टू x प्लस 273, यहां से x का वैल्यू क्या आया 20 माइनस 273, ये वैल्यू क्या आई -253 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन लग गया भाई 1, 36 का ऑप्शन नंबर 1। आगे भागते हैं। ठीक, काफी सिंपल सा प्रॉब्लम था, होपफुली आपको समझ में आया होगा, कैलकुलेटिव था बस। ये फॉर्मूला याद रखना था √3R एब्सोल्यूट टेम्परेचर अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब पीछे करके देख लेना और देखना हो तो। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। In a Young's double slit experiment, the angular separation of fringes will increase as angular separation in YDSE। Young's double slit experiment में angular separation थीटा का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप, width डिवाइडेड बाय कैपिटल D। width का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, कैपिटल D कैंसिल हो गया। एंगुलर सेपरेशन का डिपेंडेंसी होता है दो चीजों पे, पहला वेवलेंथ पे और दूसरा सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स पे, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स पे, ये दो चीज पे डिपेंडेंसी है। एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस इंक्रीज एज स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम प्लेन ऑफ स्लिट्स, ये गलत है। प्लेन ऑफ जो ये होता है, ये डिस्टेंस होता है क्या, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, तो इस पे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ डी, इंडिपेंडेंट ऑफ डी होता है क्या एंगुलर सेपरेशन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है फॉल्स। तो यार ये तो यही सॉल्व हो, नहीं 2 भी फॉल्स हो सकता है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस विल इंक्रीज व्हेन मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ हायर वेवलेंथ। मतलब बोल रहा है इस बार एंगुलर सेपरेशन बढ़ेगा यदि
मोनोक्रोमेटिक सोर्स का वेवलेंथ क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। ये स्टेटमेंट थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि जो एंगुलर सेपरेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली वेवलेंथ पे। तो अगर आप वेवलेंथ बढ़ा दोगे तो एंगुलर सेपरेशन भी बढ़ जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो इसका भी ऑप्शन है। भाई फंसे होंगे ये शिफ्ट वाले लगातार 1 1 आ रहा है, 37 का 1। ठीक, आगे करते हैं भाई। A capacitor is fully charged with potential difference V नॉट। एक कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट, लेट से उसका कैपेसिटेंस C था, एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी। तो इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इस पे चार्ज कितना आया होगा, C V नॉट। एनर्जी कितनी स्टोर हुई होगी, हाफ C V नॉट का स्क्वायर। द चार्ज कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस L। इसको LC ऑसिलेशन के लिए कैपेसिटर को किसमें जोड़ दिए, एक इंडक्टर के साथ जोड़ दिए। ठीक, C और ये हो गया L। इन टी सेकेंड 25% ऑफ इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के पास पहले कितनी परसेंट एनर्जी थी, 100%। कुछ टी सेकंड के बाद, 100 में से 25% ट्रांसफर हो गया, तो ये बचा 75% ऑफ इनिशियल एनर्जी। ठीक, ट्रांसफर टू द इंडक्टर, द वैल्यू ऑफ टी इज, आपको ये बताना है कि ये 100% से 75% कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में कितना समय लगा। ठीक, तो फाइनल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, 75% ऑफ इनिशियल एनर्जी। 75% मतलब क्या हो गया, 3/4। ठीक, इनिशियल एनर्जी को अपन यहाँ चार्ज के टर्म्स में लिख लेते हैं। किसके टर्म में लिख लेते हैं, चार्ज के टर्म में लिख लेते हैं। चार्ज के टर्म में जाना ज्यादा अच्छा आइडिया लग रहा है, क्योंकि अपने को टी सेकंड बताना है। एलसी ऑसिलेशन है, एलसी ऑसिलेशन में अपन याद रखेंगे, एलसी ऑसिलेशन में चार्ज एसएचएम करता है। क्या करता है, चार्ज एसएचएम करता है। थोड़ी देर में पता चलेगा किस बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3/4 ऑफ इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स सी। क्या हो जाएगी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स सी। एनर्जी सी वी स्क्वायर मत लिखो, यहाँ क्या लिखो, क्यू स्क्वायर बाय 2 टाइम्स सी। ठीक, तो ये हो गया 3/8 क्यू स्क्वायर बाय सी। फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्यू डैश, चार्ज कम हो जाएगा, चार्ज कम होगा इसी के कारण एनर्जी कम हुई, तो क्यू डैश का स्क्वायर बाय 2 टाइम्स सी। तो क्यू डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स सी। सी से सी क्या हो गया, कैंसिल, 2 से 2 1 जा 2 4 जा। तो यहाँ क्यू डैश स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, 3/4 क्यू स्क्वायर। क्यू डैश का वैल्यू क्या आया, √3/2 टाइम्स चार्ज। ठीक, क्यू डैश का वैल्यू आया √3/2 टाइम्स चार्ज। अपने को ये बताना है, फाइंड टाइम व्हेन चार्ज बिकम्स √3/2 क्यू। तो इसके लिए यूज करेंगे एलसी ऑसिलेशंस। किसका यूज करेंगे, एलसी ऑसिलेशंस। आप याद रखना, इन एलसी ऑसिलेशन चार्ज परफॉर्म्स एसएचएम। ठीक, तो चार्ज का इक्वेशन हो जाता है, चार्ज एट एनी टाइम टी इक्वल टू क्यू नॉट। कहां से चालू करेंगे, कॉस से चालू करेंगे, साइन से चालू करेंगे, क्यू नॉट साइन, नहीं, मैक्सिमम चार्ज से चालू किए थे। वी स्टार्टेड फ्रॉम मैक्सिमम चार्ज। जब चालू किए थे तो चार्ज अपने पीक पे था और यहां से डिक्लाइन कर रहा है, तो मैक्सिमम चार्ज से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए कौन सा ग्राफ लेके चलेंगे, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा का वैल्यू फॉर एलसी ऑसिलेशन होता है 1/√/LC। क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू 1/√/LC। तो इसको पुट करा देंगे भाई, ओमेगा का वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में पुट कराएंगे, कर देते हैं। क्यू डैश इक्वल टू क्यू नॉट कॉस टी बाय √/LC। ये फॉर्मूला है भाई, टी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, टू बी कैलकुलेटेड। क्यू डैश कितना चार्ज है, √3/2 क्यू नॉट, मैक्सिमम चार्ज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस टी बाय √/LC। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, √3/2 इक्वल टू कॉस टी बाय √/LC। कितने एंगल पे √3/2 वैल्यू आती है, 30 डिग्री पे। ये हो गया π/6 इक्वल टू टी बाय √/LC। √/LC ये साइड गया, तो टी का वैल्यू क्या आया, π/6 √/LC। ये अपना आंसर आ गया भाई। ठीक, π/6 √/LC। कौन सा ऑप्शन लगा, 38 का नंबर 1। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा, याद रखना कि पहले तो एनर्जी डिक्लाइन देखे 100 से 75, उसमें देखे कि कितना चार्ज चेंज हो जाएगा, फाइनल चार्ज निकाले। फाइनल चार्ज के बाद ये फिनोमिना को हम लोग अकाउंट में लिए कि एलसी ऑसिलेशन में चार्ज एसएचएम परफॉर्म करता है। तो इक्वेशन अज्यूम किए, क्यू डैश इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस क्यों अज्यूम किए, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज से चालू कर रहे थे। तो क्यू डैश इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, ओमेगा का वैल्यू 1/√/LC। पुट करा के किसके लिए सॉल्व किए, टी के लिए। ठीक, तो ए ऑप्शन लगा भाई 38 का। अच्छा भाई, तगड़ा क्वेश्चन था ये। ठीक, आगे भागते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39. The kinetic energy of a simple harmonic oscillator is oscillating with angular frequency 176 रेडियन पर सेकेंड. कौन वाइब्रेट कर रहा है इतने से? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ SHM हैज एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिस. द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. देखो दो अलग अलग चीज है, सीधे 2πf लगा के मत कर देना. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. SHM में थोड़ा घुस के पूछा ये क्वेश्चन. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते थे? हाफ एम वी स्क्वायर. वी का वैल्यू क्या लिखते थे? हाफ एम ए, ये वाला ओमेगा, ओमेगा नॉट लिख देते हैं. एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा नॉट रही होगी. ठीक, ए ओमेगा नॉट या फिर वी नॉट ले लेते हैं ना, इसमें क्यों दिमाग लगा रहे हैं. वी नॉट साइन से शुरू करते हैं, कॉस ओमेगा टी. याद करो, पहली इक्वेशन लिखते थे ए साइन ओमेगा टी, दूसरी इक्वेशन लिखते थे वी इक्वल टू वी नॉट ए नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी. ए नॉट ओमेगा वी नॉट हो जाता था, तो वी इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी. ये इक्वेशन यूज कर लिया, इसका हो गया स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आया? हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. अब ये भाई देखो यहाँ फंसाएगा तुमको. कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, स्क्वायर में कैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालोगे? तो इसको अपने को रेगुलर फंक्शन में लेके जाना पड़ेगा. तो के इक्वल टू हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 इक्वल टू क्या लिखते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा. 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2. तो काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन क्या है? हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर बाय 2 कॉस 2 थीटा. तो 2 ओमेगा टी. ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. तो ये आप याद रखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो SHM की एंगुलर फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम्स होती है. यहां नोट करके ऐड कर लेंगे. नोट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ये नोट करके रखना भाई, क्लास में भी काम आएगा. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम्स कर दो तो किसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकलती है? काइनेटिक एनर्जी की. तो काइनेटिक एनर्जी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 176 रेडियन पर सेकेंड. तो यहां से 176 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा नॉट लिख लेते हैं. ठीक, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या आया? 176 डिवाइडेड बाय 2. तो ओमेगा नॉट का वैल्यू हो गया ये 88. अब इसको लिखोगे 2 पाई बाय एफ, 2 पाई एफ नॉट इक्वल टू 88. 2 1 जा 244 जा. पाई का वैल्यू 22/7 एफ नॉट इक्वल टू 44. 22 1 जा 22 2 जा 7 ये साइड गया, तो एफ नॉट का वैल्यू क्या आया? 14. इसमें भी ए ऑप्शन ब्रदर, 39 का ए ऑप्शन. इसमें मोस्टली लोग बता रहा हूं मैं, सीधे सॉल्व कर दिए होंगे 2πf लगा के. ये गलती हो गई यहाँ पे. तुम भाई ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी दिया है और काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी का डबल होता है. तो पहले उसको हाफ करेंगे फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. ठीक है, तो आंसर आएगा 114. तभी नेगेटिव मारे भाई इतने लोग. कोई बात नहीं, अगले में देख लेंगे दोस्त, अगले में गलती नहीं करना. ठीक है, कोई बात नहीं. फंसाया है तुमको जी ने. द चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर C इन द गिवन सर्किट इन स्टेडी स्टेट. ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें आपको स्टेडी स्टेट में बताना है कि कैपेसिटर में कितना चार्ज है. ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 1 ओम. ये हो गया कितना? 2.5 वोल्ट. C का वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड. 2 डायोड लगे. करंट किस साइड से ट्रेवल करता है? इस साइड से, यहां से जाता. आप याद रखें एट t इक्वल टू 0 कैपेसिटर किसके जैसे काम करता है? वायर के जैसे. मतलब ये चार्जिंग होगा तो इधर से तो करंट जाएगा ही नहीं, ये रिवर्स बायस है. ये हो गया N, ये P, ये कट गया. तो सर्किट में शुरू में करंट यहां से और यहां से गया रहता. ये P से N है, ये फॉरवर्ड है तो फ्रीली फ्लो होता करंट. ठीक, दूसरा याद रखना एट t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम. इसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट. जब पूछा गया स्टेडी स्टेट, कैपेसिटर एक्ट्स एज ओपन सर्किट. ठीक, कैपेसिटर एक्ट्स एज ओपन सर्किट. तो जैसे ही t इक्वल टू इनफाइनाइट समय यानी कि स्टेडी स्टेट में जाओगे तो सर्किट छोटा हो जाएगा. इसमें ये तो था ही नहीं. अब इनफाइनाइट टाइम पे भी कट जाएगा एट t इक्वल टू इन्फिनिटी. ये भी हट जाएगा, बचा सिर्फ ये नीचे वाला.
ये हो गया 1 ओम, ये हो गया 4 ओम। ठीक, और ये जो डिस्कनेक्टेड कैपेसिटर है इसके बारे में प्रॉपर्टी याद रखना, इसका वोल्टेज जो रहेगा वो नीचे लगे पैरेलल सर्किट के बराबर होगा। वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 ओम। ठीक, तो अब इस सर्किट में करंट निकालना एकदम सिंपल है। दो रेजिस्टेंस लगे, आर नेट इक्वल टू क्या आ गया 4 + 1, और बैटरी कितने वोल्ट की थी 2.5 वोल्ट, तो V का वैल्यू 2.5 वोल्ट, R का वैल्यू 5 ओम। V इक्वल टू क्या लिखे I इंटू आर नेट, तो 2.5 इक्वल टू I इंटू आर नेट का वैल्यू 5, 2.5 1 जा 2.5 2 जा, तो 1 इक्वल टू I इंटू 2, I का वैल्यू यहां से कितना मिला 1/2 एम्पियर। 1/2 एम्पियर का करंट चल रहा है सर्किट में, I इक्वल टू 1/2 एम्पियर, और 1/2 एम्पियर किसको क्रॉस करेगा 4 ओम को, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम इक्वल टू V इक्वल टू I इंटू आर। I का वैल्यू 1/2, R का वैल्यू 4, तो ये कितना आ गया 2 वोल्ट। 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया, और यही पोटेंशियल डिफरेंस किसको मिल जाएगा, वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर। ठीक, तो Q इक्वल टू क्या लिख दोगे C इंटू वी। बस ये याद रखना, T इक्वल टू इनफाइनाइट समय में कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है, और उसका वोल्टेज किसके बराबर होता है, जो पैरेलल में लगा रेजिस्टर है उसके बराबर। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ था 5 माइक्रोफेरेड, और वोल्टेज है 10 वोल्ट, 5 माइक्रोफेरेड इंटू 2 वोल्ट, तो दिस बिकम्स 10 माइक्रो कूलम। कौन सा ऑप्शन लगा 40 का भी 1, ओ माय गॉड, सबके 1 ही 1 लग रहे हैं। आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस आर, आपके पास दो मेटेलिक स्फीयर्स है जिनका रेडियस क्या है आर, दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों का रेडियस क्या है आर। अरे यार, दोनों का रेडियस क्या है आर। each having charge q and mass m, चार्ज q और मास m, their centers have initial separation of 4r, इन दोनों के बीच का जो सेंटर है, सेंटर के बीच का इनिशियल सेपरेशन है 4r। both the spheres are given initial speed of u, दोनों स्फीयर को इनिशियल स्पीड कितनी दे दी u towards each other, the minimum value of u so that they can just touch each other। तो आपको बताना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ u कितनी हो जिसके लिए दोनों बस एक दूसरे को क्या कर जाए, टच कर जाए। ठीक है, टच कर जाए मतलब फाइनल जो इन दोनों के बीच सेंटर्स का सेपरेशन है वो कितना हो जाए 2r, क्योंकि एक स्फीयर का रेडियस r रहा होगा, तो ये कंडीशन हो गई a और ये कंडीशन हो गई b। ये एसेंशियली एनर्जी कंजर्वेशन का प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी एट a इक्वल टू टोटल एनर्जी एट b। टोटल एनर्जी एट a, पहले बॉडी के पास कौन कौन सी दो टाइप की एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी एट a प्लस काइनेटिक एनर्जी एट a। लेकिन जब बी पे ये पार्टिकल्स आके रुक गए तो स्पीड दोनों की जीरो हो गई, फाइनल स्पीड दोनों क्या हो गई जीरो। तो फाइनली सिर्फ कौन सी एनर्जी रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी जो रही होगी वो क्या हो गई होगी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी एट ए भी दो टाइप की रही होगी, मास भी है चार्ज भी है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई इनिशियली डिस्टेंस 4r प्लस के क्यू इंटू क्यू अपॉन इनिशियली डिस्टेंस क्या 4r प्लस क्या हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितनी हो गई माइनस जी एम स्क्वायर बाय फाइनल डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच 2r प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। तो यहां से अपने को v का वैल्यू निकालना है, इनिशियल स्पीड u थी। अच्छा, ये पार्टिकल्स दो थे तो काइनेटिक एनर्जी टाइम्स क्या हो जाएगा दो पार्टिकल्स थे। ठीक है, तो ये वाले टर्म को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो गया एम वी का वैल्यू u स्क्वायर इक्वल टू ये सारे टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया माइनस जी एम स्क्वायर बाय 2r प्लस जी एम स्क्वायर बाय 4r प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2r माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 4r। ठीक, तो ये 4r एलसीएम हो गया, 2r के टेबल में 4r दो बार में आया तो माइनस 2 जी एम स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर प्लस यहाँ नीचे भी क्या बना 4r, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 के क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आया एम यू स्क्वायर। ठीक, तो एम यू स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखे माइनस जी एम स्क्वायर बाय 4r प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 4r। ठीक, तो यहाँ पे 4r को अपन कॉमन कर लेते हैं, 1 अपॉन 4r को कॉमन कर लिए तो ब्रैकेट में क्या बचा के क्यू स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू एम यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर को कॉमन करके बाहर कर लिए, तो एम यू स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 4r बचा 1 माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर। देखो फॉर्मेट बनना शुरू हो गया, m को नीचे ट्रांसपोज कर देते हैं तो u स्क्वायर इक्वल टू आया के क्यू स्क्वायर अपॉन 4mr, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा इधर रूट लगेगा, तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा रूट ओवर के क्यू स्क्वायर अपॉन 4mr 1 माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर।
के क्यू स्क्वायर अपॉन 4mr 1 माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन लग गया 41 का 1। ठीक, आगे भागते हैं भाई। The energy of an electron in a orbit of Bohr's atom, energy of electron in Bohr's atom E is equal to minus 0.04 E naught electron volt, where E naught is the ground state energy। E naught का वैल्यू ग्राउंड स्टेट एनर्जी, इसका वैल्यू क्या होता था, वैल्यू बस ले रहे हैं क्योंकि माइनस पहले लगा दिया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ L is the angular momentum of electron and H is the Planck's constant, then 2 pi L upon H equal to, अपने को वैल्यू बताना है किसका, 2 pi L divided by H का, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ना कुछ कुछ किसके जैसा दिख रहा है, बोर्स क्वांटाइजेशन के जैसा। तो अपन क्या लिखते थे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ये क्या था, बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। ठीक, अब यहाँ पे अपने क्या बताना है, 2 पाई L, तो 2 पाई इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, H नीचे ट्रांसपोज कर देते हैं, तो क्या बचा 2 पाई L अपॉन H इक्वल टू क्या बचा n। तो ये जो वैल्यू अपने को बतानी है, इसका वैल्यू कुछ नहीं, क्या है n। ठीक, तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस 13.6 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो माइनस 13.6 बोर एटम बोला है तो हाइड्रोजन एटम हो गया 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू कितना एनर्जी दिया हुआ है आपको, एनर्जी दिया हुआ है माइनस 0.04 ई नॉट। ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ई नॉट का वैल्यू शुरू में ही बोले थे क्या होगा 13.6, तो ई नॉट से 13.6 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू 0.04। तो 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन 100। रेसिप्रोकल कर लेते हैं, n स्क्वायर का वैल्यू आया 100 अपॉन 4, तो यहाँ n का वैल्यू कितना आया, 4 1 4 25 25 का रूट 5, तो n का वैल्यू 5। तो यहाँ 42 का कौन सा ऑप्शन लगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बात हैं भाई, 43 ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है प्रिज्म पे। As shown in the diagram, when the incident ray parallel to base of prism, जब एक इंसिडेंट रे प्रिज्म के बेस से क्या है, पैरेलल है। ठीक, तो इमर्जेंट रे ग्रेजेस अलोंग द सेकंड सरफेस, इमर्जेंट रे जो है वो ग्रेजेस अपॉन द सेकंड सरफेस, मतलब क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस हुआ होगा। सीधी लाइन क्यों नहीं बन रही, सेकंड रे ग्रेजेस, ठीक है, या जूम कर लेते हैं कि ये ग्रेज करके निकल गई। ठीक है, तो यहाँ पे बेस के पैरेलल है, तो ये 45 डिग्री, तो ये एंगल भी 45 डिग्री। अगर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। अच्छा, ये वाला जिस सरफेस में फिनोमिना हो रहा है वहां ये नॉर्मल बनेगा, और नॉर्मल का प्रॉपर्टी रहता है कि टोटल एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री और ये थीटा, तो ये कितना बचा, मान लो ये बच गया x, तो x प्लस थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे 90, तो x का वैल्यू क्या आया 90 माइनस थीटा, और x ही हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट को जाना चाहिए था रिफ्रैक्ट होके बाहर, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन बहुत भारी हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया 90 डिग्री। कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू x है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्रिटिकल एंगल वाला फिनोमिना है। कौन सा फिनोमिना है, क्रिटिकल एंगल। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग क्या लगा दोगे, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू 2 1। 2 क्या है, बाहर एयर में जा रहा है, तो म्यू 2 का वैल्यू हो गया 1, और इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल इज रूट 2, तो यहाँ म्यू 1 का वैल्यू क्या है, रूट 2 प्रिज्म का, तो इसको क्या लिखोगे म्यू 2 बाय म्यू 1। तो साइन आई का वैल्यू हो गया साइन एक्स, साइन आई का वैल्यू क्या हो गया साइन एक्स अपॉन साइन 90 इक्वल टू म्यू 2 का वैल्यू 1, म्यू 1 का वैल्यू रूट 2। साइन 91 हो गया, तो साइन एक्स इक्वल टू आया 1 अपॉन रूट 2, तो एक्स का वैल्यू क्या 45 डिग्री। थीटा एक्स इक्वल टू क्या था, एक मिनट ना, एक्स का वैल्यू 90 माइनस थीटा था, 90 माइनस थीटा इक्वल टू 45, थीटा भी 45, कोई टेंशन नहीं है। तो 43 का वैल्यू कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 1 45 डिग्री। आगे भागते हैं भाई, 44। A body of mass 2 kg is moving along x direction such that its displacement as a function of time is given as x equal to alpha t square plus beta t plus gamma m, where alpha equal to 1 meter per second square, beta equal to 1 meter per second and gamma equal to 1 meter। ठीक है, अल्फा बीटा गामा तीनों का वैल्यू दिया हुआ है। द वर्क डन ऑन द बॉडी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t इक्वल टू 2 सेकंड टू t इक्वल टू 3 सेकंड, t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 तक कितना वर्क हुआ है अपने को पता लगाना है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है, मास दिया है, मास का वैल्यू 2 kg, तो यहाँ से अपन लोग स्पीड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, स्पीड, और लगा देंगे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, KEF माइनस KEI। ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, हाफ m कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो v और u का वैल्यू निकाल लेते हैं। v का वैल्यू क्या आ जाएगा
2 अल्फा टी प्लस बीटा। ठीक, अल्फा का वैल्यू पुट करा दो, अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू भी 1, तो v का वैल्यू क्या आया 2t प्लस 1। ठीक, अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 1, v का वैल्यू 2t प्लस 1, t इक्वल टू 2 सेकंड से t इक्वल टू 3 सेकंड पे, तो t इक्वल टू 2 सेकंड वाला इनिशियल हो गया, तो u इक्वल टू क्या आया 2 इंटू 2 प्लस 1, ये वैल्यू आ गया 5 मीटर पर सेकंड, और t इक्वल टू 3 पे u इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, मतलब u इक्वल टू v इक्वल टू आ गया 3 टू 6 प्लस 1 7 मीटर पर सेकंड। v और u का वैल्यू पता है, मास का वैल्यू 2 kg, तो वर्क का वैल्यू हाफ, m का वैल्यू 2, v का वैल्यू 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 7 स्क्वायर हो गया 49, 5 स्क्वायर हो गया 25, ये बचा 24 जूल, तो इसका 44 का आंसर कौन सा आ गया, फोर्थ वाला 24 जूल। ठीक, अगला क्वेश्चन, द टोटल लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी is 50 centimeter as shown in the arrangement if P is the point where galvanometer shows zero reading। P एक ऐसा पॉइंट है जहां गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो कर रहा है। द रीडिंग ऑफ लेंथ AP का जो लेंथ होगा वो कितना सेंटीमीटर होगा, ये अपने को पता लगाना है। ठीक, इस साइड 6 ओम है, इस साइड 4 ओम है, बैटरी चिपका दी, कितने वोल्ट की, V वोल्ट की। ठीक, तो इधर में इस साइड रेजिस्टेंस हो जाएगा R1, इस साइड रेजिस्टेंस हो जाएगा R2, और ये RA ये RB। तो यहाँ एक स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बन रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या कराना है, जीरो। गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जीरो कराना है, तो क्या लिखोगे RA अपॉन RB इक्वल टू R1 अपॉन R2। RA अपॉन RB क्या हो गया 6 अपॉन 4, और ये मटेरियल सेम है तो रो बाय ए सेम हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा L1 बाय L2, ये हो गया लेंथ 1 और ये हो गया लेंथ 2, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2। ठीक, तो ये इसको इधर भेज देते हैं, तो 3L2 इक्वल टू 2L1, ये वैल्यू आ गया, और L1 प्लस L2 इक्वल टू क्या है, L1 प्लस L2 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो L1 का वैल्यू यहां से क्या रख सकते, अपने किसका L1 का ही वैल्यू निकालना है, तो L2 का वैल्यू क्या हो गया 2L1 बाय 3, L1 प्लस 2L1 बाय 3 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। 3 एलसीएम के ऊपर चले गया, तो 3L1 प्लस 2L1, 3L1 प्लस 2L1 बाय 3 इक्वल टू क्या आ गया 50 सेंटीमीटर, तो हो गया 5L1 बाय 3 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। 5 के टेबल 50 कितने बार में कटा, 10 बार में, 3 साइड, तो L1 का वैल्यू क्या आ गया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर लेंथ है किस साइड, ए से पी तक, तो 45 का कौन सा ऑप्शन लग गया, थर्ड, 30 सेंटीमीटर। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। A diatomic gas with gamma equal to 1.4 does 100 joule of work when expanded isobarically. Then the heat given to the gas Q equal to, isobarically है तो क्या लिखेंगे, हीट का फॉर्मूला NCP डेल्टा T। CP का वैल्यू निकाल लेते हैं, CP का वैल्यू कहां से निकाल लेते हैं, गामा से निकाल लेते हैं। गामा इक्वल टू क्या लिखते हैं, CP बाय CV। CV इस साइड चले गया, ये गैस कैसी थी, डायटोमिक, तो CP इक्वल टू क्या आ गया, गामा टाइम्स CV। ठीक, CV का वैल्यू याद रखना, CV का फॉर्मूला होता है डायटोमिक किसी भी गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 इंटू R। डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। ठीक, तो CV का वैल्यू हो गया 5 बाय 2 टाइम्स R, क्या हो गया 5 बाय 2 टाइम्स R। गामा का वैल्यू क्या है 1.4 इंटू 5 बाय 2 टाइम्स R, ये वैल्यू आ गया CP का 1, ये 1.4 है यार, गामा का वैल्यू 5 लिख दिया, 1.4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ CP का वैल्यू आ गया 1.4 इंटू 5, ये हो गया 7 बाय 2 R। CP का वैल्यू आया 7 बाय 2 R। ठीक, तो इसकी जगह पुट करा देते हैं, तो हीट का वैल्यू हो गया N इंटू 7 बाय 2 R डेल्टा T। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 बाय 2 N R डेल्टा T, और आइसोबारिक प्रोसेस है तो वर्क डन है, वर्क डन गिवन है। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, P डेल्टा V, या फिर इसी को लिखते हैं क्या N R डेल्टा T, और वर्क का वैल्यू कितना गिवन है 100 जूल इक्वल टू, ये वाले से इक्वेट करा देते हैं, N R डेल्टा T का वैल्यू कितना दिया है 100 जूल, हमने फॉर्मूला ये जनरेट किया हीट का, तो हीट का फॉर्मूला क्या हो गया 7 बाय 2 इंटू NR डेल्टा T का वैल्यू 100, 2 के टेबल में ये गया कितने बार में 50, 57 जा 350 जूल वैल्यू आएगा किसका, ये वाले क्वेश्चन का, कौन सा 46, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, 46 का आंसर क्या आएगा 350 जूल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। An electromagnetic wave of frequency 47, an electromagnetic wave of frequency 100 megahertz, मतलब कि 100 into 10 की पावर 6 hertz propagates through a medium of conductivity 10 mho per meter, sigma equal to 10 mho per meter. The ratio of maximum conduction current density, the ratio of max conduction current density to maximum displacement current density
इज डिस्प्ले कंडक्शन करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे सिग्मा इंटू ई नॉट, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग एप्सिलॉन नॉट ओमेगा नॉट ई नॉट। ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे रेशियो इसीलिए दिया था ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो गया 10, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो गया 1/4 पाई के। 1/4 पाई के का वैल्यू क्या 9 इंटू 10 पावर 9। ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो पाई पाई क्या हो गया कैंसिल, 2 1 2 2 जा, ठीक। तो यहाँ क्या बचा a बाई बी बाई सी, 10 बाय f बाय 9 2 जा 18 इंटू 10 पावर 9, ये ऊपर चले गया। तो क्या हो गया 18 इंटू 10 कर देते हैं 180 इंटू 10 पावर 9। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना निकाले थे हमने 100 इंटू 10 पावर 6। तो 6 से ये कट गया, ये बचा कितना 3, 3 में से भी ये 2 कट गया तो सिर्फ बचा 1। तो 180 जे मैक्स कंडक्शन अपॉन जे मैक्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या आया 180 इंटू 10 यानी कि 1800। रेशियो का वैल्यू क्या आया 1800, ठीक हो गया 47। आगे भागते हैं 48, ये तुम्हारा किसका आंसर था 47 का 1800 48। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ मेटेलिक बॉल ऑफ रेडियस 6 mm, एक बॉल है जिसका रेडियस कितना है 6 mm, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी विस्कस फ्लूइड में है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अनदर बॉल ऑफ सेम मटेरियल हैविंग रेडियस 3 mm इन द सेम फ्लूइड विल बी, एक दूसरी बॉल है जिसका रेडियस कितना है r2 इक्वल टू 3 mm, इसकी जो टर्मिनल स्पीड होगी वो क्या होगी अपने को पता करना है, ठीक है। तो यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है 2/9 r² g बाय ईटा सिग्मा माइनस रो, 2/9 r² g बाय ईटा सिग्मा माइनस रो। तो यहाँ पे देखो हर चीज सेम है, बोला है सिग्मा सेम है, रो सेम है, ईटा सेम है, जी सेम है। तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके रेडियस के स्क्वायर के। तो vt1 अपॉन vt2 का वैल्यू क्या आया r1 बाय r2 का क्या स्क्वायर। r1 बाय r2 का वैल्यू क्या हो गया, vt1 का वैल्यू पता है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड अपॉन vt2 इक्वल टू 6/3, दोनों का मिलीमीटर कैंसिल हो जाएगा का स्क्वायर। तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर पर सेकंड इक्वल टू 3 1 3 2 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू आया vt2, ये इधर ये नीचे। तो vt2 का वैल्यू कितना आया 20/4 मतलब कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हो गया 48 का आंसर। 48 का आंसर क्या आया 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। आगे बात में आंसर लगाना चाहिए था, क्यों लगाया। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप है, 2 slits आर केप्ट 0.4 mm अपार्ट, दोनों स्लिट के बीच डिस्टेंस कितना है 0.4 मिलीमीटर, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर कैपिटल D इक्वल टू 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स। इफ अ थिन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ थिकनेस 20 माइक्रोमीटर, एक थिन ट्रांसपेरेंट शीट ली जिसकी थिकनेस क्या है 20 माइक्रोमीटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, देन सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट्स बाय 20 मिलीमीटर, देन ये जो सेंटर पे फ्रिंज बनता वो शिफ्ट हो जाता है कितना 20 मिलीमीटर इक्वल टू शिफ्ट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट इज गिवन बाय अल्फा बाय 10, इसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो शिफ्ट का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, फॉर्मूला रट्टा मार के रखो। शिफ्ट का वैल्यू 20 मिलीमीटर, म्यू का वैल्यू लास्ट में पुट कराएंगे, म्यू माइनस 1 टी का वैल्यू 20 माइक्रोमीटर, माइक्रो के लिए 10 की पावर माइनस 6, कैपिटल डी का वैल्यू 1 मीटर अपॉन स्मॉल डी का वैल्यू 0.4 मिलीमीटर मतलब 10 पावर माइनस 3। इधर में मिलीमीटर का वैल्यू पुट कर देते हैं 20 इंटू 10 पावर माइनस 3 इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये गया इधर 10 पावर माइनस 3, ये बचा 10 पावर माइनस 3। तो म्यू माइनस 1, अरे पहले से लिखा हुआ म्यू माइनस 1 इंटू 20 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन 0.4। तो 10 पावर माइनस 3 10 पावर माइनस 3 भी कैंसिल हो गया, 20 से 20 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या 1 इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन 0.4। 0.4 ये साइड गया, तो 0.4 इक्वल टू आया म्यू माइनस 1, 1 इधर गया तो म्यू इक्वल टू आया 1.4, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या दिया था अल्फा बाय 10, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 14, चलिए सही बनाया, अल्फा का वैल्यू आया 14, तो 49 का ऑप्शन क्या आया 40। आगे भागते हैं भाई 50, a particle having charge equal to 3 into 10 power minus 19 coulomb and mass 6 into 10 power minus 27 kg is accelerated by applying electric potential 1.21 volt. Wavelength of matter wave मतलब de Broglie wave associated with the particle
lambda de Broglie is equal to alpha into 10 power minus 12 मीटर. The value of alpha is, alpha का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है. तो de Broglie वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, h अपॉन m इंटू v, या फिर h अपॉन रूट ओवर 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंटू मास. काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हो जब चार्ज को एक्सेलरेट किया जाए, तो रूट ओवर 2 चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू मास. तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा. लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट ओवर 2, चार्ज का वैल्यू दिया है 3 इंटू 10 पावर माइनस 19, v का वैल्यू दिया है 1.21 इंटू एम का वैल्यू 6 इंटू 10 पावर माइनस 27, ठीक. और h का वैल्यू लेने बोला है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34. तो यहां से लैम्डा का वैल्यू हो गया 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 3 टू 6 और 6 इंटू 6, ये दो 6 बन गए यहाँ, इंटू 1.21. 1.21 को भी ब्रेक करके लिख लेते हैं. 1.21 को क्या लिख सकते हैं, 1.1 इंटू 1.1. 19 और 27 को जोड़ो, कितना हो गया, 10 पावर गया 330, 46 माइनस 46. रूट से सबको बाहर निकाल लेते हैं. तो 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1.1, 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 23. 6 इंटू 1.1 क्या हो जाएगा, 6.6, तो ये कट गया. लैम्डा का वैल्यू क्या बचा, 10 पावर माइनस 34 प्लस 23, तो ये वैल्यू हो गया 10 पावर माइनस 11. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो वैल्यू आया, लैम्डा मैटर वेव इक्वल टू 10 पावर माइनस 11, और एक मैटर वेव की वेवलेंथ क्वेश्चन में गिवन थी कितनी, अल्फा इंटू 10 पावर माइनस 12. तो 10 पावर माइनस 12 को इधर भेजेंगे तो अल्फा इक्वल टू 10 पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाय 10 पावर माइनस 12. माइनस 12 ऊपर हुआ तो अल्फा इक्वल टू आया 10 पावर माइनस 11 प्लस 12, तो एक बच गया. तो अल्फा इक्वल टू 10 पावर 1, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 10. अल्फा इक्वल टू 10, ठीक. ये हो गया 50th क्वेश्चन का आंसर. अल्फा का वैल्यू क्या, 10, ठीक. होपफुली आपको इतना पूरा समझ में आया होगा. देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद. ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.
ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं 41st क्वेश्चन की तरफ। 41st क्वेश्चन ये रहा, काफी बड़ा क्वेश्चन है। कंसिडर टू आइडेंटिटी